Hello everyone and welcome to RUPINDE'S online classes and courses. My name is Rupinder Kaur Pullar and I am back again with another interesting and valuable video for you all. Previously मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इलेक्टिव इंग्लिश सेमेस्टर 1 BA1 की जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आई डिस्कस दीज टर्म्स इन दैट वीडियो. ये उसकी एक हल्की सी ग्लिम्स है आपके सामने. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोनेट, बैलेड, ओड, लिरिक, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग, एलिट्रेशन एंड एसोनेंस. और आज की वीडियो में हम इससे फर्दर नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स को पिक करने वाले हैं. एंड व्हाट आर दोज टर्म्स? लेट्स हैव अ लुक एट. सो आज की इस वीडियो में दिस इज़ द टाइटल ऑफ द वीडियो. आज की इस वीडियो में हम ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, मॉक एपिक, मेटाफिजिकल कंसीट, नेगेटिव कैपेबिलिटी, एम्बिग्विटी, इमेजरी, पैराडॉक्स, आयरनी, इन सारी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं. एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss blank verse. ये एक बहुत important literary term है BA1 elective 1 के students के लिए और मैंने बहुत ही simple तरीके से इसको define करने की कोशिश की है यहाँ पे. So क्या है blank verse? ये poetry की ही form है जिसको unrhymed iambic pentameter में लिखा जाता है. rhyme scheme नहीं होती lines के पीछे इसमें. ये ब्लैंक होती है only in the sense that the lines do not rhyme. जैसे सोनेट में हमने एक राइम स्कीम डिस्कस करी थी कि वहाँ पे एक राइम स्कीम होती है ए बी ऐसे करके ए बी ए. सो देयर इज नो राइम स्कीम इन सच पोम्स बट इट हैज़ अ मीटर. तो मीटर होता है इसमें, राइम स्कीम नहीं होती है. और मीटर इज iambic pentameter. इट इज़ यूज टू राइट लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स. कब यूज़ होता है ये? हम ये कब यूज़ करते हैं? जब हमने लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखनी है, रिफ्लेक्टिव पोएम्स लिखनी है हमने, या पोइटिक ड्रामास लिखने हैं, तो ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ होता है. द ड्रामा रिटन इन द एज ऑफ एलिजाबेथ was written in blank verse. तो शेक्सपियर के टाइम पे जो भी प्लेस लिखे जाते थे, क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे रूल करती थी, वो सारे के सारे ड्रामास दे यूज टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स. मेजर जो मेजॉरिटी होती थी ड्रामास की वो ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्री वर्स. और ये एक हमारी बड़ी क्लेवर सी लाइन है जिससे हम कंपैरिजन करके अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ लेंथ भी बढ़ा सकते हैं टर्म की और नंबर भी ले सकते हैं. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्री वर्स. और फ्री वर्स में हम उसको कंपेयर कर देंगे ब्लैंक वर्स के साथ, इन विच लाइन्स आर इरेगुलर विदाउट एनी मीटर एंड राइम स्कीम. ब्लैंक वर्स में तो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ राइम स्कीम नहीं है लेकिन मीटर होता है. और जो फ्री वर्स है उसमें ना राइम स्कीम का कोई झंझट होता है ना ही किसी मीटर की ज़रूरत होती है. तो इट्स फ्री, मतलब अगर मुझे लिखना हो कुछ तो आई कैन ईजीली गो इन फॉर फ्री वर्स, जिसमें मुझे कोई टेक्निकलिटी या मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ. अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज मैगजीन के लिए कुछ लिखना है, तो यू विल नॉट रन आफ्टर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप बड़े आसानी से आराम से लिख सकते हो अपने तरीके से, और वो होगा फ्री वर्स. So for example, it was chosen by John Milton to write Paradise Lost. तो blank verse बहुत अच्छे उंधा लेवल के टॉपिक्स के लिए यूज़ होता है. और इसकी एक एग्जांपल Paradise Lost की मैं यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देने वाली हूँ. This is an example. ये लाइंस जो हैं, these are the opening lines of Paradise Lost. Paradise Lost एक एपिक है. एपिक का मतलब एक काव्य संग्रह होता है. जैसे इंडियन फेमस एपिक्स हमारे पास है महाभारत और रामायण. तो इंग्लिश में ऐसा ही जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, जो अच्छे ऐसे टॉपिक के साथ ही डील करता है, जिसमें एडम और ईव को बना के गार्डन ऑफ ईडन में रखा जाता है और कैसे वो गॉड को डिसओबीडियंट दिखाते हैं, अपनी गॉड की तरफ डिसोबीडियंट हो जाते हैं, भगवान की बात नहीं मानते, और कैसे उनको निकाल दिया जाता है. सो दीज लाइन्स जस्ट हैव अ लुक एट. यहाँ पे कोई सच राइम स्कीम पीछे नहीं है. यहाँ पीछे राइम स्कीम यहाँ आती है. फ्रूट, टेस्ट, वो, मैन, सीड, टॉप, इंस्पायर, सीड, अर्थ, chaos. So there is
नो राइम स्कीम, एंड दिस इज इन एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्स. यहाँ पे मीटर ज़रूर है लाइन्स में, लेकिन राइम स्कीम पीछे नहीं है. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world and all our woe. With loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat, sing heavenly muse that on the secret top of Arab or of Sinai tint inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos. So these are the beautiful opening lines. This is one of my favorite, you can say, literary work. So यहाँ पे ये एक example है. अगर पेपर में आप इसकी 2-3 lines quote कर सकते हो, nothing like that, आपको definitely अच्छे marks ही मिलेंगे. Let's move on to the next term now. Next is Freeverse. It is also called verse libre in French. It refers to an open form of poetry. तो जैसे मैंने पहले भी बात करी, ये open form of poetry है. यहाँ पे you hardly actually work for rules and regulations. It has no rhyme scheme or meter in it. तो freely कोई भी बंदा अगर try करना चाहता है लिखना poetry, तो Freeverse is the safest option. The lines are irregular, तो कोई लाइन बहुत छोटी कोई बहुत बड़ी हो सकती है. Irregular lines हैं यहाँ पे. They are sometimes very short and at times very long. तो lines की भी कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है. It is different from blank verse because the poet is free to write anything in any manner. A simple example of free verse is as follows. तो ये छोटी सी एक poem की example दी गई है यहाँ पे. Small song the reeds give way to the wind and give the wind away. So this is an example of free verse. एक और example add करी है. Next slide पे है वो. Let's have a look at it. So this is by Carl Sandburg, and in this free verse poem, he is defining a cat in fog. तो ये इतनी छोटी सी poem है इनकी. Let's have a look at it. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent hunches and then moves on. So this is an example of free verse. Next topic we have is MockEpic. जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, अभी आपको बताया epic क्या है, काव्य संग्रह, और MockEpic का मतलब जिसमें एपिक जैसा लेवल होता है लेकिन टॉपिक बहुत ट्रिवियल होता है. तो ये जो आप पिक्चर यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पैराडाइज लॉस्ट को दिखा रहा है, ये भी पैराडाइज लॉस्ट को दिखा रहा है, और ये एक मॉक एपिक का पिक्चर है. तो फर्स्ट पहले देखें कि टर्म क्या है, एंड देन आई वुड एक्सप्लेन इट थ्रू द पिक्चर्स. अ लिटरेरी वर्क दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ एन एपिक. एपिक क्या है? अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम. तो ऐसा लिटरेरी वर्क जो कॉपी तो करता है स्टाइल एपिक का, लेकिन वैसा एपिक, सीरियस एपिक नहीं होता. इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ पैरोडी ऑफ एन एपिक. पैरोडी जिसको हम नॉर्मल भाषा में, पैरोडी एक कॉपी होती है. जैसे किसी सॉन्ग, कोई बहुत फेमस सॉन्ग है, अगर आप उसके लिरिक्स को चेंज कर दो, दैट वुड बी इट्स पैरोडी, उसकी कॉपी, इमिटेशन. और पैरोडी यूजुअली किसी चीज़ का मजाक बनाने के लिए नहीं होती, उस चीज़ का हाई लेवल दिखाने के लिए होती है कि दैट इज सो पॉपुलर, सो फेमस कि उसके ऊपर उसकी कॉपी बन गई. पैरोडी. इन अ मॉक एपिक अ ट्रिवियल मैटर और इशू इज टेकन अप. तो जैसे एपिक में, अब अगर हम एपिक महाभारत या रामायण की बात करें, तो वहाँ वो कितने बड़े एपिक्स हैं, कितने मेजर इश्यूज वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, सच्चाई और बुराई की लड़ाई हो रही है. लेकिन यहाँ पे जिसकी हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, जैसे ये है रेप ऑफ द लॉक, यहाँ पे वो फेदर्स के साथ लड़ रहे हैं, वो कार्ड्स की गेम लड़ रहे हैं. कोई बैटल फील्ड में जाके लड़ाइयाँ भालों से और हाथी के ऊपर बैठ के कोई बैटल नहीं हो रही है. तो इट्स काइंड ऑफ बिल्कुल उल्टा पैरोडी. But on the other hand, a grand topic or a national issue is taken up in an epic. Epic में बहुत grand level की चीज़ों के साथ डिस्कस डील करते हैं, और mock epic में trivial, बहुत मामूली आम चीज़ों के साथ डील करते हैं.
It is similar in style but the themes are very different and trivial. तो दोनों का स्टाइल तो सिमिलर है. सबसे पहले इन्वोकेशन होती है म्यूजेस की. आप सबसे पहले जैसे नॉर्मल फंक्शन शुरू करने से पहले सरस्वती वंदना होती है एकेडमिक फंक्शंस में, वैसे यहाँ पे म्यूजेस को, जो हेवनली म्यूजेस हैं, जो सिंपल भाषा में अगर मुझे समझाना है तो देवी देवताएं हैं लर्निंग के, उनको आप सबसे पहले पूजते हो, वर्शिप करते हो. तो सारा सिस्टम इसका वैसे ही होता है लेकिन थीम में डिफरेंस होता है. सो फॉर एग्जाम्पल John Milton's Paradise Lost is a world famous epic which deals with the fall of man. तो एक बहुत फेमस ये एपिक है जिसमें कैसे इंसान एडम गिरा, फॉल हो गया उसका. वो गार्डन ऑफ ईडन हेवन में भगवान ने उसको रखा था, कैसे उसने भगवान की बात नहीं मानी, उसने और ईव ने मिलके वो नॉलेज ऑफ जो ट्री था, एप्पल ट्री, उसका फ्रूट खा लिया सैटर्न के उकसाने पे, और कैसे उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया गया. तो फॉल ऑफ मैन से डील करता है पैराडाइज लॉस्ट. Alexander Pope's The Rape of the Lock is a mock epic which deals with the theft of lock of hair from a girl's head. और कहाँ इसका लेवल, कहाँ ये लेवल कि ये एप्पल इन्होंने खा लिया और उसके बाद इनको निकाल दिया गया वहाँ से, और कहाँ दूसरा हमारे पास है मॉक एपिक, ये पैराडाइज लॉस्ट का उल्टा पैरोडी इसकी, रेप ऑफ द लॉक. चाहे ये भी अपने टाइम का बहुत फेमस एपिक रहा है. और इसमें क्या है, एक गर्ल है ब्लिंडा, उसका बालों का एक लॉक, मतलब एक लट, जुल्फें जो हैं वो काट ली जाती हैं. एंड हाउ देन देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू फैमिलीज, और कैसे एंड में वो जो लॉक है वो कॉन्स्टिलेशन बन जाता है एंड में जाके, ये उस पे बेस्ड है. तो कहाँ ये सीरियस वाला थीम टॉपिक और कहाँ एक बालों की लट के ऊपर लड़ाई हो रही है. सो दैट इज अ मॉक एपिक. नेक्स्ट वी हैव मेटाफिजिकल कंसीट. सबसे पहले तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है, मेटा. मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मतलब ये जो हमारी फिजिकल दुनिया है, तो इसका मतलब समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, जिसका मतलब है इस दुनिया से परे की बातें, मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें, या आप कहो कि ऐसी जो हमारी सोच से थोड़ी परे हैं. मेटाफिजिकल, बियॉन्ड द फिजिकल सेल्फ. कंसीट का मतलब होता है फार फेच्ड कंपैरिजन. फार फेच्ड कंपैरिजन. मेटाफिजिकल, बियॉन्ड द फिजिकल सेल्फ, और कंसीट का मतलब फार फेच्ड कंपैरिजन. So a conceit is a figure of speech which means a comparison. तो conceit figure of speech है जिसका मतलब comparison है. In fact, it is a far-fetched comparison between two dissimilar things or situations. तो in fact क्या है, ये far-fetched comparison है. जैसे ये आपको एक example दी, यहाँ आप देख रहे होगे एक picture. तो अगर lovers को आप इस compass के साथ compare करो, कितना far-fetched है, कहाँ वो living beings, कहाँ वो non-living thing. सो दिस इज कंसीट. और जॉन डन हमारे एक पोइट हैं बड़े फेमस, इन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट्स को यूज़ किया है और अक्सर उन्होंने ऐसे कंपैरिजन्स करे हैं. दो लवर्स को इसके दो लेग्स के साथ कंपेयर करा है कि दे आर द लवर्स एंड दे आर जॉइंड बाय द यू कैन से पावर ऑफ लव, दे आर टुगेदर. सो दे आर टू वन, यू कैन से टू बॉडीज हैविंग वन सोल. या उन्होंने फ्ली के साथ, एक मक्खी के साथ, एक कीड़े के साथ कंपेयर किया है लवर्स को, कि कैसे दैट फ्ली becomes the bed of consummation for the two lovers. ये सारी चीज़ें. and this is called conceit, comparison, far-fetched comparison. और normal जैसे दो words हैं आपने सुने होंगे पहले, simile और metaphor. simile होती है अगर मैं कहूँ you are like a rose, that is simile. और अगर मैं कहूँ you are my rose, that is a metaphor. तो simile normal comparison, अगर बहुत far-fetched comparison है तो वो हो गया conceit. Then we have two types of conceits. One is Petrarchan conceit and one is metaphysical conceit. It was used by Italian poet Petrarch, or metaphysical conceit was used by metaphysical poets, especially John Donne.
तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जॉन डन कंपेयर द यूनियन ऑफ टू सोल्स टू अ कंपस। तो दो लवर्स का इकट्ठा हो जाना, उनकी आत्माएं मिल जाना, was compared to a compass. Next term we have is negative capability. Negative capability. Simple भाषा में इसको याद कर लो. Negative capability means to negate yourself. जहाँ आप अपने आप को negate कर सको, आप अपने आप को feel ना करो, you become one with the subject. It is a term used by John Keats to describe the qualities in an artist's work. तो जॉन कीट्स ने इस टर्म को यूज़ किया है क्या करने के लिए? एक आर्टिस्ट के वर्क की, एक लिटरेरी वर्क या एक आर्टिस्ट के वर्क की क्वालिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. इट मीन्स द कैपेबिलिटी टू निगेट और escape one's personality. तो इसका मतलब है पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को निगेट कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, और ऐसा फील करना कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वही, मतलब अगर मैं नाइटिंगेल के बारे में लिखूं, जैसे जॉन कीट्स ने लिखा है ओड टू अ नाइटिंगेल में, अगर आई फील एज अ नाइटिंगेल कि मैं नाइटिंगेल ही खुद ही बन गई हूँ, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी. सो इट मीन्स टू बिकम वन विद द सब्जेक्ट मैटर. इट इज समटाइम्स आइडेंटिफाइड एज एम्पैथी, समटाइम्स विद ऑब्जेक्टिविटी. तो इसको कई बार हम एम्पैथी के साथ या ऑब्जेक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं, इसको मिला देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर इज फेमस फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी. शेक्सपियर में ये भर भर के क्वालिटी थी. ही डिपिक्ट्स हिज विलन्स एज फेथफुली एज ही डिपिक्ट्स हिज हीरोइंस. तो चाहे वो हीरो हीरोइन को डिफाइन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, चाहे वो अपने विलन्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनका जो पोर्ट्रेयल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो बायस्ड नहीं है. ही, जिसको हम कहते हैं डूब के काम करना, किसी चीज़ में डूब जाना, तो अपने आप को बिल्कुल उसको समर्पित कर देना, दैट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी. सो जॉन कीट्स बिलीव्ड दैट मोस्ट मेन लैक्ड दिस कैपेबिलिटी. तो जॉन कीट्स का मानना था कि अक्सर लोग इसको लैक करते हैं, उनमें नहीं है नेगेटिव कैपेबिलिटी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ एन आर्टिस्ट. यहाँ पे आप पिक्चर की तरफ देखिए. अब यहाँ पे दीज आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल. दिस इज दिस not the envy of thy happy lot. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट जेलस ऑफ, जॉन कीट्स नाइटिंगेल को कह रहे हैं कि आई एम नॉट जेलस दैट यू आर हैप्पी, बट बीइंग टू हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस. कि मैं जेलस नहीं हूँ कि नाइटिंगेल खुश है, मैं दुखी हूँ. नाइटिंगेल गुनगुनाती गाती हुई एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रही है. नहीं, वो कह रहे हैं आई एम नॉट जेलस ऑफ, रादर टू हैप्पी इन देयर हैप्पीनेस. कि मैं बहुत खुश हूँ तेरी हैप्पीनेस में, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ वो तेरी खुशी ही मेरी खुशी है. तो जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, दैट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनक्लियर होना, जहाँ एक चीज़ के डबल मीनिंग निकल रहे हैं, क्लैरिटी कम है. Ambiguity is a figure of speech which means double meaning or an expression capable of more than one meaning. तो जहाँ आप एक बात कहो और उसके दो मीनिंग निकलें या उससे ज़्यादा मीनिंग निकले, that is called ambiguity. Ambiguity. Usually it is taken as a fault in the style. अगर आप अपनी बात रीडर या ऑडियंस तक कन्वे नहीं कर रहे हो और आप कुछ और कहना चाह रहे हो, वो कुछ और समझ रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ फॉल्ट. आपके स्टाइल में कोई फॉल्ट है, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी. इट मीन्स द राइटर हैज फेल्ड टू कन्वे द मीनिंग क्लियरली एंड डायरेक्टली, बट एट प्रेजेंट एम्बिग्यूटी इज अ स्पेशल पोएटिक डिवाइस. द गिवन सेंटेंसेस हैज, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आना था हैव, क्योंकि बात हो रही है द गिवन सेंटेंसेस. तो यहाँ पे वी वुड हैव यूज्ड हैव. ऑलराइट, हैव,
बी केयरफुल, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखते हैं. द गिवन सेंटेंसेस हैव मल्टीपल मीनिंग्स. अब एक सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस एक ही है. इट शुड हैव बीन इंस्टेड ऑफ दिस. हम इसको लेते, इसको करिए डिलीट, और यहाँ पे द गिवन सेंटेंस ये नहीं आना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन सेंटेंस रिटन इन 2 different ways. So the given sentence has multiple meanings. कैसे? सेंटेंस है Poor John ran away. तो अगर आप इसको ऐसे लो, Poor John ran away, कॉमा अगर यहाँ लगा दे तो इसका मतलब बेचारा जॉन भाग गया, राइट? Poor John ran away. अगर मैं इसको ये कॉमा यहाँ लगा दूँ, Poor John ran away, इसका मतलब क्या हो जाएगा? गरीब या बेचारे, हम पुअर वर्ड ऐसे टर्म ऑफ एंडियरमेंट करके भी यूज करते हैं टाइम्स. पुअर जॉन रैन अवे, मान लीजिए पुअर किसी का नेम ही है कि पुअर जॉन भाग गया, और फर्स्ट सेंटेंस में मीनिंग क्या था? पुअर जॉन रैन अवे, बेचारा जॉन भाग गया. ऐसे ही दीज आर द 2 sentences. लुक एट द पिक्चर. आई सॉ बैट्स. अब कौन से बैट्स देखे? ये वाले बैट्स या ये वाले बैट्स, राइट? आई, अब यहाँ पे सी की बजाय ये सॉ है, इसका भी अलग मीनिंग है. वेदर दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ देखना या उनको कट करना. तो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी, जहाँ डबल मीनिंग निकल रहे हैं. जैसे ये आई सॉ हर डक, राइट? लेक्सिकल एम्बिग्यूटी आ गई, जहाँ पे the presence of 2 or more possible meanings within a single word. एक ही वर्ड के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, राइट? कौन सी? डक. अब एट टाइम्स हम कहते हैं कि ही वॉज अ डक, वो दूसरा अगर क्रिकेट में 0 स्कोर करते हैं वो भी डक है, और ये फिजिकल डक तो है ही है. ऐसे ही वी हैव syntactic ambiguity. This is the presence of 2 or more possible meanings within a single sentence or sequence of words. अब यहाँ पे अब आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं. The chicken is ready to eat. यहाँ पे चिकन जो है is ready to eat, और यहाँ पे chicken is ready to eat, मतलब चिकन तैयार है खाने के लिए, और यहाँ पे ये वाला चिकन खाने के लिए तैयार है. इसकी प्लेट में डालो कुछ, खाली है प्लेट. तो chicken is ready to eat एक ही सेंटेंस है, बट with the help of these 2 pictures it is visible, it is clear कि इसके अलग 2 मीनिंग निकल रहे हैं. So that's ambiguity. Next term we are to deal with is imagery. Imagery का मतलब क्या है? To use images to describe something. Simple. तो imagery is a literary term used for the language and description used by the writer. In simple words, imagery means the use of different images to convey the meaning. अब पोइट्री में आप images कैसे दिखाओगे? अगर तो आप शो कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर के साथ शो कर रही हूँ, that's a different case. But राइटर ने इन लाइन्स को लिखते हुए, अगर ये पिक्चर ना भी होती, आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर क्रिएट हो जानी थी. तो ऐसे वर्ड्स को यूज करना कि आपके दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट हो जाएं, दैट इज यूज ऑफ इमेजरी. Imagery appeals to the senses and it makes the reader enjoy the literary work. The use of an image of a growing tree shows growth. अब आपने मूवीज में देखा होगा, जब कोई दुखी हो जाता है तो अकेला सी शोर के पास घूमेगा, वीरानों में घूमेगा, ट्रीज दिखाएंगे जिन पे पत्ते नहीं होंगे, एंड इन केस समबडी इज इन लव या देयर इज प्रॉस्पेरिटी, कुछ अच्छा हुआ है तो गार्डन्स फुल ऑफ फ्लावर्स दिखाए जाएंगे. जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, देयर यूज्ड टू बी फ्लावर्स जो ऐसे दिखाए जाते थे कि फ्लावर्स हैं, गार्डन्स हैं, ब्यूटीफुल. और अगर धोखा मिल गया प्यार में तो मूवीज में क्या दिखाते हैं कि अकेला लवर और बिलवेड घूम रहे हैं वीरानों में अकेले, सनसेट है. सो that's the use of imagery. It heightens the effect actually. Similarly, a single sickly tree shows loneliness and decay. So here is an example. William Wordsworth's poem commonly known as Daffodils. So इस daffodils में
जो पोम है इसमें क्या लाइन आई है? A host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. अब इस इमेज में देखिए, ये रहे daffodils, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, under the trees, fluttering and dancing in the breeze. So this is imagery. Word पिक्चर्स क्रिएट करना, वर्ड्स को ऐसे डिफाइन करना, ऐसे पेज पे उनको एक्सप्रेस करना, लिखना वर्ड्स के थ्रू अपने इमोशंस को, कि रीडर के दिमाग में वर्ड्स इमेजेस क्रिएट कर दे. दैट्स कॉल्ड इमेजरी. सो द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है? पैराडॉक्स का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन देखने में गलत लगेगी, सुनने में गलत लगेगी, लेकिन इसका डीपर मीनिंग होता है. इट इज़ अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स टू ऑपोजिट आइडियाज. मोर हेस्ट, लेस स्पीड इज अ पैराडॉक्स. कि जितना जल्दी करोगे उतनी स्पीड कम हो जाएगी, ये एक पैराडॉक्स है. Another important example of a paradox is a statement that child is the father of man. How is it possible? Child, father of man? But इसका deep meaning है, जिसको हम कहते हैं होनहार विद्वान के होत हैं चिकने पात. तो ऐसी statements जिनमें कुछ बहुत deep कहने की कोशिश की है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल उल्टा दिखता है, that is called a paradox. The writer or the speaker uses this device to compel people to think about something in a new way. तो क्यों paradoxes use की जाती हैं? ताकि सुनने वाला, पढ़ने वाला compel हो जाए एक नए नज़रिए से उसी point को देखने के लिए. At the surface level, a paradox seems to be a foolish statement, but it has a deeper meaning. It was used by great English poet John Donne in his poem Death be not proud. अब क्या लाइन है ये यहाँ पे? One short sleep past, we wake eternally. कि डेथ जो है ये एक मोमेंटरी चीज़ है. ये छोटी सी स्लीप के बाद, डेथ के बाद, we wake eternally. हम हमेशा के लिए उठ जाते हैं. मतलब अब ये कैसा उठ जाते हैं? इस दुनिया से उठ जाते हैं, या एक छोटी सी नींद, डेथ वाली नींद लेके हम सदा के लिए उठ जाते हैं. उसके बाद फिर हम खत परे हैं, हम जन्म मरण के चक्र से ही परे हैं. या एक स्टेटमेंट है, एमिली डिकिंसन की एक पोम है, सक्सेसेस काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड. कि सक्सेस का अगर मीनिंग किसी से पूछना है तो उनसे मत पूछिए जो सक्सेसफुल हैं, उनसे पूछिए जिन्होंने सक्सेस को नहीं पाया. दे कैन डिफाइन इट बेटर. इसी तरीके से विक्ट्री का मीनिंग एक विक्टोरियस, एक ट्रायम्फेंट सोल्जर से पूछने की बजाय उस सोल्जर से पूछिए हु हैज़ लॉस्ट द बैटल. वो बताएगा कि जीत है क्या. जिसको मिल गया वो नहीं बता सकता. सो दिस इज पैराडॉक्स. नेक्स्ट वी हैव आयरनी. अब आयरनी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट figure of speech in English. In simple words, irony means saying one thing and meaning exactly the opposite. सबसे सिंपल भाषा में, आपकी फ्रेंड जब आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे, तैयार होके आई हुई हो, आपको लगे कि मैं इसको कह दूं, पर आप कह नहीं पाओगे, या आप कैसे कहोगे? बहुत जच रही है आज तो उसका जचना मतलब वो उस दिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, भद्दी लग रही है. सो irony is the use of words, the natural meaning of which is just the opposite. When we pretend to praise someone while actually we mean to insult them, we are ironically. तो हम ironical होते हैं, we are ironically saying something, और we are ironical. इसमें भी we are ironical या आएगा we are ironically saying the same. तो जब आप pretend करो कि आप praise करना चाह रहे हो, लेकिन आप praise नहीं कर रहे हो, आप उल्टा उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई things are not normal today. So that is when we get ironical. There are 3 types of irony. First is dramatic irony. It is when we have more information about the circumstances than a character. For example, when you know a trap has been set and watch someone walk on it.
दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। आपको पता है कि वहाँ एक ट्रैप पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कैरेक्टर अगर उधर जा रहा है और वो पकड़ा जाता है उसमें, तो ये ड्रामेटिक आयरनी है। पता है कि वहाँ पे पड़ा है, लेकिन वो प्रिटेंड कैसे करेंगे कैरेक्टर कि दे डोंट नो क्या है वहाँ पे। सो वो एक ड्रामेटिक आयरनी है जो दिखाई जाती है। वर्बल आयरनी का मतलब इट इज व्हेन समवन सेज समथिंग बट मीन्स द ऑपोजिट। वही जैसे कहूँ आज बड़ी जच रही है, लेकिन आपकी फ्रेंड उस दिन बहुत बुरी लिख रही हो। The next one is situational irony. यहाँ पे situation है आती है. It is when we expect one thing but get the opposite. For example, when when you buy a can of Coke but it has Pepsi inside. This is situational irony. I hope till now the things are clear. And that is all for today. If you have liked the video, do not forget to share it with others, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe to the channel and do press the bell icon so that you are notified whenever I upload a video. And I would try to upload more videos to help out all the students, and especially those ones who are appearing in the exams in a private mode. They don't have any direct guidance, so I'll be happy to help all such students. And that is all for today. Take care. See you soon with another video.